नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता गोस्वामी और मैं जीवा फर्टिलिटी की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आज हम एक कॉमन विषय के बारे में बात करेंगे कि एज अ कपल अगर हम कंसीव करना चाहते हैं, हम बच्चा प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये तो बात तय है कि ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ती है। जो बेसिक फर्टिलिटी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें सबसे पहले तो कोई भी कपल अगर ट्राई कर रहा है तो उसमें उनकी एज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंटली महिला की उम्र कितनी है और उनको कितना समय हो गया है सीरियसली ट्राई करते हुए, उसके बेसिस पे तय किया जाता है कि क्या क्या हमको फर्टिलिटी टेस्ट करने होते हैं। अगर हम बहुत ही शॉर्ट में कहें तो जो बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट किए जाते हैं वो होते हैं कि हम एक अंडे की क्वालिटी और मात्रा को टेस्ट करते हैं, जिसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं हार्मोनल लेवल्स, जिसको हम FSH AMH कहते हैं, अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे देखा जाता है। सिमिलरली बच्चेदानी या यूट्रस स्वस्थ है कि नहीं, उसके लिए एक बेसिक अल्ट्रासाउंड किया जाता है और जो प्रेफरेबली पीरियड के 12-13 डे पे किया जाता है, जब बेस्ट पता चलता है कि अंडा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यूट्रस की लाइनिंग सही डेवलप होती है कि नहीं। उसके अलावा फर्टिलिटी टेस्टिंग में हम कहते हैं कि बेयर मिनिमम एक हस्बैंड का टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको एक सिंपल सीमन एनालिसिस कहा जाता है, क्योंकि ये वैज्ञानिकली प्रूव्ड है कि 1/3 कभी कभी एक लेडी में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने में समय लग रहा होता है कंसीव करने में। 1/3 ये किसी में हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत होती है और 1/3 ये कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं। तो ये बेयर मिनिमम टेस्ट से हमें ये आइडिया लगता है कि क्या हमारी कोई दिक्कत है या हमें बस समय लगने वाला है, तो हम उस हिसाब से ट्राई करें। इसके अलावा एक चौथा बेसिक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूब टेस्ट। वो चाहे HSG या SSG से किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है, तो यूजुअली उसको सेकंड लाइन में रखा जाता है। मतलब कि हम बेसिक ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और सीमन टेस्ट से एक अनुमान लगा सकते हैं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हमें लगता है कि नहीं, समय हो गया, ये सब ठीक है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तो फिर एक ट्यूब टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो माइल्ड सेडेशन या एनेस्थीसिया में भी किया जाता है। अब इन रिपोर्ट्स के माध्यम से हम ये निष्कर्ष लगाते हैं कि ठीक है, हमारे हिसाब से क्या कारण है, क्या कोई कारण नहीं है, तो इट इज जस्ट टू रीअश्योर द कपल कि ठीक है, ओवरऑल सारी रिपोर्ट सही हैं। हम अभी किसी भी कपल को 3, 6, 8 महीने लग सकते हैं, तो हम उस हिसाब से ट्राई करें। अगर कोई दिक्कत दिखती है तो उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। जैसे कि PCOS की समस्या काफी कॉमन होती है, तो अगर रिपोर्ट्स में आता है कि कोई अंडे की क्वालिटी और डेवलपमेंट में इशू है, तो सिंपल प्रोसीजर्स जिसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं, मतलब कि हम दवाई दें, इंजेक्शन दें और अल्ट्रासाउंड करके देखें कि अंडा ठीक से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन्हीं माध्यम से हम ये पता लगाते हैं टेस्ट के माध्यम से कि क्या कोई दिक्कत है कि नहीं है। अगर सारी रिपोर्ट्स ओवरऑल सही हैं, तो हम एक कपल को यही समझाते हैं और रीअश्योर करते हैं कि किसी भी कपल को 3, 6, 8 महीने लग सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से ट्राई करते रहेंगे। अगर किसी में कोई और समस्या निकलती है, जैसे कि PCOD ये काफी कॉमन बीमारी होती है, तो उसमें अगर ये आता है कि महिला को एग डेवलपमेंट या ग्रोथ में कोई इशू है, तो अकॉर्डिंगली वो एक सिंपल प्रोसीजर जिसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं, उस माध्यम से इलाज किया जाता है। तो उसमें सिंपल मेडिसिन, इंजेक्शन देके फॉलिकुलर स्टडी, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखा जाता है कि अंडे की ग्रोथ ठीक है कि नहीं है, साथ में यूट्रस की लाइनिंग जिसको झिल्ली भी कहा जाता है वो ठीक से डेवलप कर रही है कि नहीं, और टाइम इंटरकोर्स मतलब समय बताया जाता है कि किस इंपॉर्टेंट टाइम पे हम लोग को ट्राई करना चाहिए। अब अगर ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको हम सिंपल ओव्यूलेशन इंडक्शन या मेडिकल थेरेपी कहते हैं। उसके अलावा अगर किसी के हस्बैंड की रिपोर्ट में कुछ कमी होती है, मोटिलिटी में, काउंट में, मॉर्फोलॉजी में, तो लाइफस्टाइल चेंजेस और दवाई दी जाती है जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, जिसके तरफ से स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव हो। अगर हमें लगता है, एंड बहुत ज़रूरी बात सीमन एनालिसिस पे ये है कि एक सीमन एनालिसिस को कभी मान्य नहीं माना जाता। मान लीजिए किसी की कोई रिपोर्ट कम भी आ गई, 0 या 1 भी आ गई काउंट, तो हम कहते हैं कभी किसी के लिए भी एक सिंपल वायरल इलनेस स्ट्रेस से हो सकता है कुछ समय के लिए काउंट कम हो जाए, तो हमारे को हमेशा उसको रिपीट करना चाहिए। तो सीमन एनालिसिस अगर तो नॉर्मल है तो ठीक है, अगर वो लोअर साइड पे है तो उसको आइडली 1 से 1.5 महीने के बाद एटलीस्ट रिपीट किया जाता है। अगर परसिस्टेंटली रिपोर्ट कम है तो हम कहते हैं हाँ, शायद कोई दिक्कत है, हमें उस हिसाब से प्रोसीड करना है। तो अगर परसिस्टेंटली सीमन रिपोर्ट में दिक्कत आती है तो IUI जैसा प्रोसीजर आता है, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है कि हम महिला का अल्ट्रासाउंड पे ट्रैक करते हैं कि एग किस दिन बनता है, कौन सा वो एक ही सबसे महत्वपूर्ण दिन है महीने में जिसमें एग फूटता है। खुद भी कपल्स ट्राई करते हैं और हम हस्बैंड का सैंपल लेके प्रोसेस करके बेस्ट स्पर्म्स को
ट्यूब के पास तक पहुंचा देते हैं। इस विधि को IUI कहा जाता है और वो स्पेसिफिकली 2-3 इंडिकेशन में रिक्वायर्ड होता है। एक, जहाँ पे हस्बैंड की रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो। 2, अगर ये अनएक्सप्लेन्ड है, समझ ही नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं ठीक है, हम एटलीस्ट स्पर्म्स को बेस्ट ट्यूब के पास पहुंचा दें IUI के माध्यम से। और तीसरा, अगर हमें लगता है कि शायद हम लोग ट्राई उस इम्पोर्टेंट जोन में नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ट्रैवल की वजह से, चाहे स्ट्रेस की वजह से, तो IUI का ट्रीटमेंट ऑप्शन सामने आता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट और फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, उसको हम हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी कहते हैं। वो एक ऑपरेशन होता है छोटा, जिसमें कि अगर किसी की ट्यूब्स में मान लीजिए दिक्कत आ जाती है तो टेस्ट किया जाता है। किसी के यूट्रस में कोई गांठ बताई जाती है जिसको हम पॉलिप कहते हैं, किसी के फाइब्रॉइड्स बड़े होते हैं, किसी के ओवरी में सिस्ट होते हैं, तो ऐसे कुछ पेशेंट्स में ये सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि ठीक है, हम अपने बेसिस पे ट्राई करते रहें, छोटे प्रोसीजर्स और टाइम देते रहें जिससे कि हो। और अगर इससे भी नहीं कंसीव हो रहा हो तो IVF विच इज टेस्ट ट्यूब बेबी फाइनल प्रोसीजर सामने आता है। अब IVF क्योंकि तेजी से टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो रही है, जो सक्सेस रेट्स पहले 20-30% होते थे, आजकल 70% तक पहुंच गए हैं, तो वो एक फाइनल ट्रीटमेंट ऑप्शन तो होता ही है। कुछ लोगों में वो एब्सोल्यूट इंडिकेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी की अंडे की मात्रा बहुत कम है, किसी की हस्बैंड की रिपोर्ट की मात्रा इतनी कम है कि IUI से भी नहीं हो सकता, किसी की ट्यूब में ही ब्लॉकेज आ जाए जो चाहे HSG पे ही लगे कि ठीक नहीं है, या लैप्रोस्कोपी करने के बाद भी, ट्यूब को ओपन करने के बाद भी कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, तो वो तो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस होते हैं कि भाई ये लोग नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रहे, इसीलिए IVF की जरूरत पड़ेगी। बट उसके अलावा और भी प्रोसीजर्स, कोई भी कपल अगर जिसका कोई अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, कोई खास रीजन नहीं है, या जो PCOD है या एग डेवलपमेंट की दवाई ट्राई कर चुके हैं, 2-3 IUI ट्राई कर चुके हैं, नहीं हो रहा, तो ऐसे हर पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बॉडी के शायद कुछ बेसिक स्टेप्स को बाईपास करें और IVF पे जाएं। अब IVF तो ऑफकोर्स आज की डेट में काफी अच्छे सक्सेस रेट के साथ है, तो 65 से 75% तक का पेशेंट का सक्सेस रेट हो सकता है। बट अगर किसी पेशेंट की कोई सिंपल बेसिक प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली हमें सबसे सिंपल ऑप्शन से पहले ट्राई करना चाहिए, थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखना चाहिए। किंतु अगर ना हो तो आजकल IVF मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ऑप्शन उसके में होता है और इससे अच्छे सक्सेस रेट्स भी होते हैं। सो आई होप ये एक बेसिक संक्षिप्त में हम समझ पाए कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं अगर हम बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हो। एंड आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू।